हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखिए कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो देखो हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी है, आपको भी पता है, जिसमें आपको मैंने कहा था जैसे जैसे चीज़ें मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स होते जाएंगे मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करता जाऊँगा। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी मैथ नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, बाकी लगभग लगभग सब कुछ स्टार्ट कर दिया है और मैथ भी आने वाले समय में वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक अभी आपके लिए जो चीज़ स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश, हिंदी, जीएस तीनों चीज़ें आप देखिए, बाकी वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। देखो लिपियों की बात जब जब आती है तो आपको पता होनी चाहिए लिपियाँ हैं कितनी। अब आप कहेंगे कि सर जी लिपियाँ क्या क्या होती हैं, तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को लिपियाँ कहते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 और उसके ही तुरंत 2 गुने कर दीजिए तो हिंदी में लिपियाँ बन जाती हैं कितनी, 52। ठीक है, चलो फिर आपको पता है इसमें से स्वर कितने होते हैं, 11। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, अयोगवा होते हैं 2 और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। सब मिला के टोटल बनता है 52 का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। चलो भाई देखो क्या हो जाएगा। काम वाली रोज आती है, अच्छा तो इसमें तो कॉमा लगना चाहिए था, यहाँ पे तो देखो ये कॉमा लग गया है, ये वाला तो आपका नहीं हो सकता, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, नहीं है, ये भी काट दीजिए। काम वाली रोज आती है, कामा लगा हुआ है, काम करती है, अच्छा काम जब करेगी तो वहाँ पे फिर चली जाती है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है, तो बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा चौथे वाले में भी देख लेते हैं एक बार को क्या है। काम वाली रोज आती है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, ये भी काट दीजिए। चलिए आगे आएंगे 3 नंबर। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का पहचानना है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जो किसी व्यक्ति वस्तु अथवा नहीं सॉरी हाँ संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो मीठा, अब मीठा होना किसी का गुण होता है और गुण विशेषण में आता है। मधुर, मधुर भी वही चीज़, चतुर भी वही चीज़, चातुर्य। अब अच्छा यहाँ पे इतनी चीज़ें दे रखी हैं, अब चातुर्य आपकी संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, चातुर्य क्या बन जाएगी, संज्ञा बन जाएगी। ये सब विशेषण हो जाएंगे। अब मिठास, क्योंकि देखो इसमें मीठा, ये मिठास, मधुर मधुरता, चतुर चातुर्य चतुराई सॉरी, तो ये बन जाएगा, इसलिए ये सब शब्द क्या बन जाएंगे, सब विशेषण बन जाएंगे। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। कौन सा, संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, कौन सा, संयुक्त सर्वनाम नामक जो सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी है, इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था, तो डॉक्टर दीमशित ने किया था। किसने, दीमशित ने। 5 नंबर देखो। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं। अब इसमें हमको विशेषण ढूंढना है। अच्छा विशेषण ढूंढे कैसे जाते हैं, मेन चीज़ ये होती है। विशेषण क्या होता है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो देखो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इसमें कितने विशेषण हैं, 3 हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो अंतिम, ठीक, फिर सर्वोच्च और ध्येय सॉरी, ठीक, ध्येय, ये सब क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये सब विशेषण शब्द हो जाएंगे। लेकिन इसमें सौंदर्य और ये जो कला, ठीक है, इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये क्या है, ये आपके संज्ञा शब्द हैं, या कह सकते हैं ये विशेष्य भी हैं। तो इसमें कितने सबके विशेषण थे, ये अंडरलाइन वाले आपके विशेषण हैं, कितने हो जाएंगे, 3। फिर 6 नंबर, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उनको क्या कहते हो। तो इसके लिए आप लोग मुझे ये आंसर उत्तर जो है कमेंट में बताना है। कमेंट में सब लोग बताओ। बहुत सरल है, सिर्फ परिभाषा लिखी है, बस परिभाषा का नाम बताना है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, आसानी से आंसर दे सकते हैं, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया है। चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना सरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछ दी मैंने। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो अव्यय नहीं है वो ढूंढना है। अच्छा देखो, जूता, आज, भीतर और यहाँ। अब देखो जूता शब्द जो है वो अव्यय नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक संज्ञा का नाम, संज्ञा का प्रकार है। ठीक, कैसी संज्ञा है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, बाकी जो भीतर
और आज, और जो यहाँ दे रखे ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें लिंग, वचन या कारक इनका कोई भी प्रभाव इन शब्दों के ऊपर नहीं पड़ता है, इनको हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। 8 नंबर में देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से इकारांत यानी इकारांत शब्द यानी कि स्त्रीलिंग वाला पहचान नहीं है, वो यानी कि पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो नदी बहती है, मतलब बहती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, इसको काट दीजिए। टोपी पहनी जाती है तो ये भी जाता नहीं है, तो टोपी। उदासी कैसी होती है, तो ये भी। पहिया घूमता है तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आपको ऐसे आसानी से चीज़ें मैं याद कराऊंगा कि आप चीज़ों को भूलेंगे ही नहीं, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलो, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन कौन से? वचन के आधार पर जो असंगत युग्म जो हैं उनको पहचानना है। तलवार तलवारें, चूहा चूहे, थैला थैलें, मेहमान मेहमानों। हमको असंगत को पहचानना है, जो असंगत शब्द युग्म है। तो मेहमान जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये असंगत युग्म हो जाएगा। बाकी तलवार तलवारें, चूहा चूहे, थैला थैले, ये वचन के आधार पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। चलो 10 नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। इसमें दिए गए काल पहचानना है, दिए गए वाक्य का। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आसन्न भूतकाल होता क्या? आसन्न भूतकाल वो होता है जिसमें क्रिया के रूप से या पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे ऐसे उदाहरण कह सकते हैं, मैंने मिठाई खाई, मैंने मिठाई खाई है, तो इसका मतलब ये अभी उसने खा के ख़त्म की है। तो आसन्न भूतकाल वह होता है जिससे यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। चलो भाई, 11 नंबर देखो। 11 नंबर में, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य, या इनमें से कोई भी नहीं। तो मुझसे अब नहीं चला जाएगा, तो इसमें कौन सा वाच्य है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। भाववाच्य क्या होते हैं? भाववाच्य क्रिया का वो रूपांतरण होता है, ठीक है, जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। किसकी? क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होगी। चलो 12 नंबर देखो, निम्नलिखित कारक और चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? चलो, कारक, निम्नलिखित कारक और चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? अच्छा भाई, तो देखो कौन सा असंगत हो जाएगा। कर्म को करण से अधिकरण का लिखा हुआ है, तो अधिकरण का कहाँ होता है? अधिकरण में या पर होता है? अधिकरण में क्या होता है? ये कट जाएगा। अच्छा, काटना नहीं है वरना आपको दिखाई नहीं देगा। इसकी जगह पे में या पर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? में या पर होना चाहिए था, तब सही होता। चलो, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम शब्द क्या हो जाएंगे। आंसू, आँख, आशीष, अक्षर। तो देखो, तत्सम शब्द आपको पता है, तत्सम में सा आता है, सा से बनता है संस्कृत। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा के हमारी भाषा या हमारे जहाँ पे बोलने वाली चीज़ है वहाँ पे रख दिए जाते हैं, उनको हम लोग संस्कृत शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो अक्षर। जो अक्षर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आखर। इसका अगर हम लोग शब्द देखेंगे तो क्या होता है? आखर। तो अक्षर शब्द है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक, ये शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, ये याद रखेंगे आप लोग। बाकी यहाँ पे अश्रु लिखा हुआ है, अश्रु का आंसू होता है। ठीक, आंसू तद्भव शब्द लिखा हुआ है। आँख, आँख का अक्षी होता है, अच्छी होता है, अच्छी। आ और अच्छा से छतरी वाला ये। ठीक, ये इसका होता है। ठीक, फिर उसके बाद में आशीष लिखा हुआ है। आशीष को तो आपको पता है आशीष होता है। क्या होता है? आशीष होता है। ठीक, आशीष होता है। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अब उपसर्ग लगते हैं वाक्य शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय लगते हैं शब्द के बाद में। तो यहाँ पे हमको ऐसा कोई शब्द ढूंढना है कि जिसके शुरुआत, मतलब जिसमें उपसर्ग भी लगा हो और प्रत्यय भी लगा हो। तो देखो, अपयश, अब इसमें कोई भी बीच में वाला शब्द ऐसा नहीं है जिसका आपका बन सके। तो अनुशासन, ये भी नहीं है। अब परित्याग,
नहीं, क्या लिखा हुआ, परित्यक्ता लिखा हुआ है। तो परित्यक्ता लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें देखो परि तो उपसर्ग हो जाएगा, ठीक, त्यक्त जो है वो मूल शब्द हो जाएगा और लास्ट में जो आ लगा हुआ है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऐसे आ और इसमें परि, दो चीज़ें जोड़ी गई हैं, ठीक। फिर अनुनादित, तो इसमें अनु जुड़ जाएगा, अनु जुड़ जाएगा, ठीक। और नाद जो है इसका मूल शब्द हो जाएगा और लास्ट में इति जुड़ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों इसमें मिल जाएंगे। 15 नंबर, बंगाली में ई प्रत्यय जो है प्रयुक्त, बंगाली में शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो बंगाली में आपको पता है बंगाल होता है, इसमें सिर्फ लास्ट में ई जोड़ दिया जाएगा, बंगाली बन जाएगा। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, वो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द उत्साह। उत्साह मतलब एक तरीके की खुशी या कह सकते हैं कि जुनून सा होता है, ठीक। तो अगर इसका हम लोग जो विलोम शब्द देखेंगे तो निरुत्साह, जिसके अंदर कोई भी जुनून कोई भी उत्साह नहीं होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ये आपका निरुत्साह बन जाएगा। चलो फिर अमृत, अमृत का विलोम शब्द बहुत आसान, अमृत का क्या होता है, विष होता है। अमृत का क्या होता है, अमृत का विष होता है। रामू बेहद गरीब है, क्या है, रामू बेहद गरीब है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई, उपयुक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो गरीब, गरीब का पर्यायवाची क्या होता है, तो गरीब का निर्धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। चलो अपर्णा, अपर्णा का शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची। तो देखो औरत, देवांगना, आराधना और पार्वती। तो यहाँ पे अपर्णा का मतलब तो पार्वती होता है, बाकी अलग अलग चीज़ें जो दे रखी हैं उनके हिसाब से आपको अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है। अपर्णा जैसे गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी, ये शब्द जो हैं इनके सबके होते हैं। बाकी स्त्री के, स्त्री का तो स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, जो अबला होता है ये। आराधना का प्रार्थना, पूजा और अर्चना। देवांगना का मेनका, देवबाला और अप्सरा। चलो 20 नंबर देखो क्या हो जाएगा, आँख में अंजन, दांत में मंजन। इस वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द किस प्रकार का अर्थ व्यक्त करता है। अब अच्छा एक बात बताओ, हम लोग आँखों में क्या लगाते हैं, तो आँखों में तो काजल ही लगाते हैं, दांत में क्या लगाते हैं, मंजन लगाते हैं। तो दांत, आँख में अंजन, दांत में मंजन, मतलब दांत, आँख में काजल और दांत में मंजन, दो ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चलो फिर यहाँ पे 20 नंबर देखो, समश्रुतु शब्द के बताने। ये क्वेश्चन इतने बार पूछा जा चुका है अभी तक यूपी SSC के पेपर में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अली और अली दो शब्द होते हैं, इन दोनों शब्दों में से इनके हमको बताना है। तो जो छोटी की मात्रा वाला होता है इसका मतलब भौरा होता है, और बड़ी की मात्रा वाला होता है उसका मतलब सखी होता है। तो बस आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी अंश और अंश लिखा होता है, अंश मतलब कंधा होता है और अंश सा से संयम वाला बनता है तो हिस्सा होता है। दमन और दामन, तो दमन का मतलब होता है दबाना और दामन का मतलब होता है साड़ी का किनारा। दशन और ऐसे ही दर्शन पूछा जाता है, तो दशन का मतलब होता है दांत और दर्शन का मतलब होता है देखना। चलो अब हम लोगों के सामने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चंस यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 21 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके थे, अब इसके आगे नीचे हम लोग पैराग्राफ पढ़ के इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्र केवल जीवन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण इन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियाँ, रीतियाँ राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा, व्यक्ति उसके लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है।
जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम में सिमट जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब तक देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर्विरोध, गृह युद्ध जैसे हालात जन्म लेंगे और इसका फ़ायदा अन्य बाहरी देशों को होगा। अतएव एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इस बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मतों का सदुपयोग करना चाहिए, जिसे चुने गए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्णयात्मक देश दे सकें। जाति, भाषा और धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषणों से प्रभावित हुए बिना हमें विवेकपूर्ण देश के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है पैराग्राफ में, क्योंकि आज के समय में लोग जितना अब पहले कहते थे जातिवाद नहीं होना चाहिए, मनाते सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो लोग कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे इसमें लिखा है कि गृह युद्ध हो जाता है या गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है। आप मणिपुर में देख लीजिए, यही कंडीशन है और मणिपुर की हालत देखिए क्या है। चलो खैर, 21 नंबर के बाद 22 नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है। राष्ट्र, संस्कृति और विरासत क्रमशः कौन से व्याकरणिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, देखो संज्ञा, विशेषण और विशेषण, विशेषण संज्ञा और संज्ञा, संज्ञा संज्ञा संज्ञा, संज्ञा विशेषण संज्ञा। ठीक, राष्ट्र और सांस्कृतिक और विरासत। देखो संस्कृति जो है ये किसी दूसरे शब्द से मिलके बना, तो इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। बाकी दोनों राष्ट्र और विरासत ये संज्ञा बन जाएंगे। ठीक है, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि होती है। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो गड़बड़ हो गए हैं या शायद हट गए हैं, जो भी हुआ खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको करने से मतलब है, क्योंकि ये पैराग्राफ आप मतलब ये क्वेश्चंस आपको कहीं दूसरी जगह से इधर उधर काट छांट के बना के दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग अपने से मतलब रखिए कि पेपर कैसा मिल रहा है वो डिपेंडेंट करता है, बाकी ना कि नंबर। चलो, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है। तो अंतर्विरोध में आपको पता होना चाहिए कि इसको जब तोड़ा जाएगा तो अंतः हो जाएगा और विरोध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंतः विरोध। तो जो ऊपर रा टंगा होता है, ये वाला जो रा टंगा है लाइन के ऊपर, ये आहा की मात्रा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आहा की मात्रा में। और आहा की मात्रा मतलब विसर्ग संधि होता है। ठीक है, चलो। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? दृष्टि उसकी संकुचित तब हो जाती है जब वो क्या करता है, धर्म, जाति, कुल इन लोगों को मानने लगता है और राष्ट्र को छोड़ देता है। तो देखो, जब राष्ट्रीयता को स्वयं ऊपर रखकर सोचता है, बिल्कुल भी नहीं। जब व्यक्ति राजनेताओं के भाषण से प्रभावित होकर विवेकपूर्ण उनको वोट देता है, तब भी नहीं। जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि का बिल्कुल सही, जब वो धर्म, जाति और इनको सबको मानने लगता है, तभी वो जो है उसकी जो थिंकिंग होती है बहुत संकुचित हो जाती है। आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं। चलो छोड़ो। 25 नंबर, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। तो जागरूक नागरिक क्या होता है? धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। ये पैराग्राफ में कहा गया था और यही हमारा पहला ऑप्शन भी दे रखा है तो यही सही हो जाएगा। चलो फिर दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो आपके सामने जो हम लोग लेके आए थे, इसको भी देखिए सेव कर लिया गया है और ये आपको ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग आपके लिए यहाँ पे डेली क्लास लेके आ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के लिए। ठीक है, ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर के लिए। तो इसलिए जिन लोगों को भी अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं या अभी भी जिन लोगों ने इनको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग आपके लिए वहाँ पे तो डेली के डेली इस तरीके की क्लास लेके आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।